आज हम कार्मिक नीतियों के चरण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संगठन की कार्मिक नीति के निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। पहला है जानकारी इकट्ठा करना। संगठन के अंदर और बाहर से जानकारी एकत्र करने का काम इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सौंपा गया है। ये विशेषज्ञ साक्षात्कार और सम्मेलन आयोजित करके संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं। उपयुक्त और महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने के बाद समिति निम्नलिखित कारकों पर विचार करती है। पहला, श्रम विधान। श्रम मामलों के कई पहलुओं को अक्सर श्रम विधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और कार्मिक नीति कैसी होनी चाहिए? देश के श्रम कानूनों के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा, सामाजिक मूल्य और सीमा शुल्क। कार्मिक नीति को समुदाय के व्यवहार के स्वीकृत कोड को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, कर्मचारी की आकांक्षाएं। कार्मिक नीति कंपनी के कार्मिक प्रबंधन के इरादों को दर्शाती है। ये इरादे संगठन में कर्मचारियों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं की संतुष्टि के उद्देश्य से होने चाहिए। यदि कर्मचारी संतुष्ट हैं तो वह अपनी क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन होगा और अधिक लाभ की प्राप्ति की जा सकेगी। तो जब तक कर्मचारी के आकांक्षाओं के अनुरूप कार्मिक नीति नहीं होगी तब तक जो कंपनी है वह अपनी प्रगति नहीं कर पाएगी। दूसरा चरण, पर्यावरण अध्ययन। फिर एकत्र की गई जानकारी को आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण के बीच विभाजित किया जाता है। इस जानकारी का विश्लेषण सूचना समिति द्वारा किया जाता है और पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीति निर्माण के उद्देश्य से पर्यावरणीय परिवर्तनों की भविष्यवाणी और निगरानी महत्वपूर्ण है। यह वैकल्पिक नीतियों को विकसित करने में मदद करता है। अब जो कंपनी के आंतरिक हैं, जो इंटरनल हैं, जो उसके मेंबर्स हैं या जो अंदर जिन उसके अंदर भी बने हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, और जो बाहरी हैं उन लोगों के बीच में विभाजन उस जानकारी का किया जाता है और उसका विश्लेषण किसके द्वारा? सूचना समिति द्वारा किया जाता है। वैकल्पिक नीतियों की परीक्षा। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनके योगदान के संदर्भ में विभिन्न वैकल्पिक नीतियों का विश्लेषण किया जाता है। नीति का अंतिम विश्लेषण उन लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाता है जिन इनके परिणामों के साथ उपयोग करते हैं और रहते हैं। यदि कर्मचारी के समूह को आश्वस्त नहीं किया जाता है तो प्रबंधन को उनके विचारों की विस्तार से जांच करनी चाहिए। अल्टीमेटली जो नीतियां हैं, वैकल्पिक नीतियां, अल्टरनेट पॉलिसीज़ जो अपनाई जाएगी वह कर्मचारियों के समूह को आश्वस्त करने वाली होनी चाहिए। यदि कर्मचारी आश्वस्त नहीं हैं तो जो कंपनी है वह अपना विकास या विस्तार नहीं कर पाएगी। प्रस्तावित नीति का अनुमोदन प्राप्त करना। नीति निर्माण समिति सदस्यों के निर्णय और निष्कर्षों को एकीकृत करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगी। कार्मिक प्रबंधक मुख्य भूमिका निभाता है क्योंकि वह समिति का प्रमुख प्रवक्ता होता है। वह रिपोर्ट की प्रस्तुति बनाता है ताकि शीर्ष कार्यकारी प्रस्तावित नीति को स्वीकार कर सके। अब जो नीति निर्माण समिति के सदस्यों हैं उनके जो निर्णय हैं, उनके जो निष्कर्ष हैं, उनको एकीकृत किया जाता है। किसका काम है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। वह अपनी रिपोर्ट करेगी और कार्मिक प्रबंधक इसके अंदर मुख्य रूप से भूमिका निभाता है क्योंकि वह खुद समिति का मुख्य प्रवक्ता होता है। नीति को अपनाना और शुरू करना। अब पॉलिसी को पूरी तरह से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी किसके पास है? शीर्ष प्रबंधन, जो सर्वोच्च स्तर पर अधिकारी बैठा है उस पर यह निर्भर करता है कि वो जो पॉलिसी बनाई गई है उसको स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे।
तो शीर्ष प्रबंधन अकेले ये तय कर सकता है कि नीति संगठनात्मक उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं। जब और जैसा स्वीकार किया जाता है तब संगठन में सभी संबंधित लोगों के लिए संचार किया जाता है। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीति का संचार बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो भी निर्णय लिया जा रहा है उसको जो नीति बनाई जा रही है, पॉलिसी बनाई जा रही है, उसको शीर्ष प्रबंधन स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। और वो उसको स्वीकार तब करेगा जब वो ये देखेगा कि जो नीति बनाई गई है वह संगठन के उद्देश्यों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। यदि वह संगठन के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रही है तो उस पॉलिसी को अस्वीकार भी किया जा सकता है। नीति को लागू करना। प्रबंधन के प्रतिनिधि जो किसी दिए गए नीति निर्णय से प्रभावित संगठन की नीति और अन्य कर्मचारियों द्वारा निर्देशित होते हैं, अनुभव को विकसित कर सकते हैं। इसकी उपयुक्तता और उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक होने पर आवश्यक परिवर्तन करने के लिए नीति की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया जाता है। अब जब ये सभी काम हो गए तो फाइनली उस पॉलिसी को लागू करना रह जाता है और वो प्रबंधन के प्रतिनिधि जो किसी दिए गए नीति निर्णय से प्रभावित हैं तो कर्मचारियों को द्वारा निर्देशित होते हैं और उसको अनुभव को विकसित कर सकते हैं। तो ये आपके चरण थे किसके जो कार्मिक नीतियां हैं उसको निरूपण करने के। कि सबसे पहले जानकारी इकट्ठी की गई, फिर उसके बाद पर्यावरण अध्ययन किया गया। पर्यावरण अध्ययन से मतलब आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण से मतलब है कंपनी के आंतरिक और उसके बाहरी हिस्सों को उनको विभाजित किया गया, उसका विश्लेषण किया गया। फिर वैकल्पिक नीतियों की परीक्षा की गई कि कौन सी नीति जो है संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो फिर आगे की प्रक्रिया हुई, क्या हुआ कि प्रस्तावित नीति का अनुमोदन प्राप्त किया गया। उस अनुमोदन प्राप्त करने के बाद में नीति को अपनाना या शुरू करना किसके हाथ में है? शीर्ष प्रबंधन के हाथ में है, जो उसको स्वीकार भी कर सकता, अस्वीकार भी कर सकता है। वह स्वीकार तब करेगा जबकि वह संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। यदि वे संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो उस नीति को अस्वीकार भी किया जा सकता है। और फाइनली फिर उस नीति को लागू करना, यदि वह नीति उपयुक्त है, उपयोगी है, तब उस नीति को लागू किया जा सकता है। अब कार्मिक नीतियों की जिम्मेदारी बनाना। कार्मिक नीतियों की वास्तविक सूत्रीकरण कार्मिक प्रबंधक की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके अंतिम मंजूरी या इसमें कोई बदलाव या संशोधन शीर्ष अधिकारियों से आता है और उसका निर्णय किसी कंपनी की वित्तीय क्षमता, कानून द्वारा उस पर लगाए गए दायित्वों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच समझौते, कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों के साथ साथ पड़ोसी उद्योगों और समुदाय पर ऐसे निर्णयों के नतीजों पर निर्भर करता है। यानी कि जो ये सारी स्टेप्स अपनाए गए एक कार्मिक नीति को बनाने के, उस नीति को अपनाना या ना अपनाना या उस नीति को लागू करना या ना करना भी अनेक दशाओं पर निर्भर है। क्या क्या है उसके अंदर शामिल है, ये देखा गया है कि एक तो पहली चीज़ उसको शीर्ष अधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है। शीर्ष अधिकारी भी क्या करेगा, पहले ये देखेगा कि क्या ये नीति कंपनी की वित्तीय क्षमता, कानून, दायित्वों, नियोक्ताओं, कर्मचारियों, इन सभी और प्लस साथ में जो पड़ोसी उनके जो कॉम्पिटिटर उनके जो बिजनेस में है या कॉम्पिटिटर जो कंपनी है वो ध्यान में रखेगी। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर कार्मिक नीति का सूत्रीकरण होगा। कार्मिक नीतियाँ जो लागू करने के लिए हैं उनको लागू किया जाएगा। तब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी भूमिका नीति की मध्यस्थता, सामंजस्य बनाने, मनाने, समझाने, व्यक्त करने और संचार करने में से एक है। उन उपकरणों और मशीनरी को विकसित करना, मार्गदर्शन करना, निर्देशित करना और मूल्यांकन करना, जिनके साथ उन उपकरणों का उपयोग नीति के अनुप्रयोग में किया जाता है। कार्मिक प्रशासन की जिम्मेदारी लाइन प्रबंधन के कंधों पर पूरी तरह से टिकी हुई है। कार्मिक विभाग उन लोगों के लिए नीतियों को संप्रेषित करने में सहायता करता है जिनके लिए वे हैं और निष्पक्षता एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए इस पर नियंत्रण रखते हैं। अब कर्मियों की नीतियों को प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षकों के माध्यम से कर्मचारियों को पता होना चाहिए। अब जो कार्मिक नीति बनाई गई है, जो भी उनका सुनिश्चित हुआ है, एक तो वे निष्पक्ष होने चाहिए, एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए इस पर नियंत्रण रखते हैं।
है ना, वो होना चाहिए। तो उसको अपनाने से पहले ये ध्यान होना चाहिए कि वो जो नीतियां हैं वो प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षकों यानी सुपरवाइज़र के माध्यम से जितने भी वर्कर हैं उनको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वरिष्ठों को परिवर्तित नीतियों से अवगत कराया जा सकता है और निम्नलिखित विधियों में से किसी भी द्वारा स्वीकृत नीतियों से अवगत कराया जाता है। तो उसमें कौन कौन सा है? पहला है लिखित प्रथाओं का पालन करता है, कंपनी की नीतियों को कवर करने के लिए जारी की गई प्रक्रियाएं जिसमें बदलावों को शामिल किया गया है। दूसरा क्या है? बुकलेट या बुलेटिन, अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को स्थापित करने वाले नए कर्मचारियों को जारी किए गए। तत्काल वरिष्ठों से मौखिक निर्देश दिया जा सकता है। नए कर्मचारियों की समूह बैठकें नियमित रूप से बुलाई गई। संघ अनुबंध और कंपनी की नीतियों के बारे में जानकारी देते हुए कंपनी का पेपर या हाउस ऑर्गन सम्मेलन कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया। जब पर्यवेक्षी बल को कंपनी की नीतियों से परिचित किया गया तो कर्मचारियों को सूचित करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है। हालांकि सुरक्षा के मामले के रूप में समूह पुस्तिकाओं में नए कर्मचारियों को प्रकाशित पुस्तिकाओं के माध्यम से और कार्मिक विभाग के प्रतिनिधियों के माध्यम से सीधे कार्यकर्ताओं को सूचित करने के लिए कदम उठाना हमेशा समझदारी है। अब ये है कि अगर उसके सुपरवाइज़र कर्मचारियों के वर्कर्स के सुपरवाइज़र को अगर परिचित करा दिया गया है तो सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी ये है कि इसकी जानकारी कैसे ना कैसे प्रतिनिधियों के माध्यम से सीधे कहाँ कार्यकर्ताओं तक उसको सूचित करना जरूरी है। यदि जब उनको सूचना मिल गई है तब ये एक समझदारी भरा कदम होता है। उन्हें कंपनी समाचार पत्र या हाउस जर्नल में प्रचारित करना भी उचित है, जो अपने कर्मचारियों के साथ कंपनी के अनुबंध की एक प्रति भी ले जा सकता है और उसकी एक प्रति कर्मचारी भी अपने साथ कंपनी के अनुबंध की एक प्रति भी वो ले जा सकता है। कार्मिक नीतियाँ। भारत में कार्मिक नीतियों का क्या कवरेज है? कार्मिक नीतियों की विषय वस्तु कार्मिक विभाग की प्रथाओं की तरह ही विविध है और कोई भी वस्तु केवल कपड़े धोने की सूची के रूप में काम करेगी। कार्मिक नीति के मानदंड उद्योग में और इसकी प्रबंधन संरचना के साथ एक विशेष समय में प्रचलित आर्थिक और सामाजिक स्थिति, शीर्ष प्रबंधन के दृष्टिकोण और आदर्शों के साथ भिन्न होते हैं। वे जनता की राय, क्षेत्र और क्षेत्रीय परंपराओं, रीति रिवाजों और प्रथाओं, देश की औद्योगिक प्रणाली, राज्य और केंद्र सरकारों की श्रम और औद्योगिक नीतियों, ट्रेड यूनियनों के प्रभाव, नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों के बीच, राष्ट्रीय समझौतों, प्रबंधकों के बीच भिन्न होते हैं। कर्मचारी और सरकार, व्यापारिक संघों, नियोक्ताओं के संघों, तकनीकी विकास, प्रतियोगिता और सामाजिक अनुमोदन, संगठित श्रम, सरकार के नियमों, एक विशेष उद्योग में संघीकरण की सीमा, त्रिपक्षीय सम्मेलनों, औद्योगिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के निर्णयों की नीतियां और प्रभाव। दूसरे शब्दों में वे कई प्रकार की वस्तुओं को कवर करते हैं और इतने व्यापक आधारित होते हैं कि हर संभव वस्तु जो किसी संगठन में किसी के हितों को प्रभावित करती है उनमें शामिल है। इस तरह के मामलों में इसलिए इसे बिना नीतियों के तब तक काम करना पड़ता है जब तक कि उन्हें फ्रेम नहीं कर देता। भारत में आमतौर पर कार्मिक नीतियाँ निम्नलिखित है। कर्मचारियों की भर्ती या किराए पर लेने की नीति, यानी सही कैलिबर खोजने और चुनने और संगठन के संचालन के लिए आवश्यक लोगों की संख्या, इन विषयों को ध्यान में रखा जाता है। क्या भर्ती की आवश्यकता है? अब किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि क्या भर्ती की आवश्यकता है, कैसे बहुत जनशक्ति की आवश्यकता और किस स्तर पर, चयन की प्रक्रिया, रोजगार के लिए आयु सीमा, वैवाहिक स्थिति, अल्पसंख्यक स्थिति, अल्पसंख्यक समूह, SC ST महिला, विकलांग व्यक्ति, पूर्व रोजगार चिकित्सा जांच, चयन के मामले में कर्मचारियों, रोजगार विनिमय में उम्मीदवारों और बाहरी लोगों के संबंधों के बीच वरीयताओं के क्रम की स्थापना और इंडक्शन और प्लेसमेंट इत्यादि। जनशक्ति नियोजन और विकास की नीति इसमें शामिल है। उसमें क्या क्या है? कार्य अध्ययन, नौकरी मूल्यांकन, चयन और भर्ती तकनीक, प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, संगठन और आदि में आत्म विकास और उन्नति के लिए प्रचार, मार्ग और अवसर।
रोजगार के नियमों और शर्तों पर नीति, जिसमें कार्य के घंटे, ओवर टाइम, शिफ्ट वर्किंग, ले ऑफ, सेवाओं की समाप्ति और कल्याण, वेतन नीति, भुगतान के तरीके, वेतन अवधि, नौकरी मूल्यांकन आदि जैसे शब्द शामिल हैं। औद्योगिक संबंधों पर नीति व्यापक रूप से विचार करती है, क्या चाहे ट्रेड यूनियनों को मान्यता दे और मान्यता की शर्तें, सामूहिक सौदेबाजी, शिकायत से निपटने की प्रक्रिया, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी इत्यादि। सभी स्तरों पर कर्मचारियों के साथ संचार नीति कवर, सुझाव प्रणाली, शीर्ष प्रबंधन कनिष्ठ प्रबंधन के बीच औपचारिक अनौपचारिक बैठकें। व्यापक रूप में कर्मियों की नीति में निम्नलिखित भाग अनिवार्य रूप से शामिल हैं। इस उद्देश्य को व्यापक सामान्य शब्दों में कहा गया है, जो संगठन में लोगों के महत्व के रूप में शीर्ष प्रबंधन के गहरे और अंतर्निहित इरादों और दृढ़ संकल्पों को दर्शाता है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाएं उन चरणों को पूरा करती हैं जिनका पालन करना चाहिए ताकि नीति की भावना बरकरार रहे और प्रबंधन की कार्यवाही में परिलक्षित हो। नीति और प्रक्रियाओं से उत्पन्न नियम और कानून का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उस कार्य को परिभाषित करना है जो सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा देखा जाना है।